नमस्कार, आदाब। आज की इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो इस वक़्त हालात हैं लेबनान में और इज़राइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है और उसमें अमेरिका का क्या रोल है? अमेरिका की क्या पॉलिसी रही है? तो डिटेल में तो मैं नहीं जाऊँगा, इतना टाइम नहीं होगा, लेकिन जनरल जिससे समझा जा सके कि किस किस्म का एटीट्यूड है उनका। अ, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन यानी यूएस के जो राष्ट्रपति हैं इस समय, उन्हीं ने फिर एक प्रपोजल दिया था कि उसमें उन्हीं ने जिसमें ये कहा था कि बातचीत से मसले हल हो सकते हैं सीज फायर के लिए। दोनों जगह की उन्हीं ने बात की थी, गाजा में भी और फिर उसके बाद हिजबुल्लाह यानी साउथ लेबनान में। इसराइल ने उसको रिजेक्ट कर दिया बगैर देखे हुए ज़्यादा। और इसके मतलब ये है कि जो युद्ध वहाँ पे इसराइल का चल रहा है साउथ लेबनान में, या हिजबुल्लाह जिस तरीके से नॉर्थ इसराइल की तरफ अटैक कर रही है लगातार, बल्कि आगे तक वो बढ़ गए, हैफा और गैलीली और बहुत से इलाके हैं जो नॉर्दर्न इसराइल में आते हैं, या गोलान हाइट्स पे गाजा की तरफ से अटैक उनके ऊपर भी जारी है लगातार। और कुछ काफी घातक अटैक भी इन्हीं ने किए हैं हिजबुल्लाह ने, और इसराइल के तो हैं ही घातक, इसी के उनके पास जो शक्ति है, उनके पास जो सुपीरियर एयर पावर है, F-35 बॉम्बर्स और F-16 बॉम्बर, इनके पास तो वो है नहीं, उसको रोकने का कोई ऐसा साधन नहीं कि उनको गिरा सके उन प्लेन्स को। तो बहरहाल ये इनके लगातार बॉम्बिंग चल रही है। मरने वालों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसलिए कि एक एक दिन में कई कई सौ लोग मर रहे हैं। और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे दूसरा गाजा ये पूरा क्षेत्र बन जाएगा, इसलिए कि इजराइल ने साफ कह दिया है कि वो बफर जोन बनाएगा जहाँ पे साउथ लेबनान जहाँ पे हिजबुल्लाह का बेस है, और वहीं पे नॉर्थ इसराइल के बॉर्डर मिलते हैं, यानी इसराइल और लेबनान के जहाँ बॉर्डर मिलते हैं वहीं पे हिजबुल्लाह है, और वो बॉर्डर के ऊपर उन्हीं ने कहा है इस तरफ लेबनान के अंदर वो अपना एक बेस बना, वो बफर जोन बनाएंगे, सोल्जर्स आएंगे, टैंक्स आएंगे, आर्टिलरी आएगी, सब वहाँ पे डिप्लॉय कर, उसकी पूरी तैयारी चल रही है। जब भी मौका लगेगा वो सही समय समझेंगे। अब इलेक्शन ईयर है, इसराइल का मानना ये है कि ये बेस्ट टाइम है। जो बाइडेन जो प्रेसिडेंट हैं, ये स्वयं अपने को क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट कहते हैं, और दूसरी बात ये कि ये इनका बहुत घनिष्ठ संबंध अमेरिका के अंदर जूइश लॉबी से है, और इसराइल के साथ इनका पुराना रिश्ते हैं, बहुत पुराने रिश्ते हैं, और वो रिश्ते देखने से नजर भी आते हैं जिस तरीके से इन्होंने गाजा में सपोर्ट किया इसराइल को, मिलिट्री एड और इकोनॉमिक एड। हम पहले बात कर चुके हैं इन सब चीजों के ऊपर डिटेल से। तो वो ये रुकेगी नहीं, बल्कि सपोर्ट और मिलेगी, और हो सकता है कि ये युद्ध फैल जाए, और या यहीं लेबनान अगर ज्यादा हिजबुल्लाह घातक अटैक करता है इसराइल के ऊपर, तो अमेरिका भी ज्वाइन कर लेगा। और इलेक्शन आने से पहले पहले, यानी अगला राष्ट्रपति जनवरी तक आएगा, उससे पहले पहले वो इसराइल अपने ऑब्जेक्टिव पूरे करने में कर लेगा। ये प्लान है, इतना कामयाबी होगी प्लान, इसके ऑब्जेक्टिव भी बहुत बड़े हैं कि नॉर्थ इसराइलियों को दोबारा से ला के बसाया जाएगा फिर उनके अपने रिहायशी घरों में। फिर उसके अलावा ये है कि हिजबुल्लाह को बिल्कुल कमजोर कर देंगे। वही बातें जो हमस के लिए इन्हीं ने की थी। क्या होगा वो तो समय बताएगा। अब समय दोनों प्रेसिडेंट जो हैं वो इसराइल के गीत गाते हैं, पूरी तरीके से सपोर्ट, मोस्ट ट्रस्टेड एलाई है अमेरिका का इस क्षेत्र में। उसको एड वैसे ही जारी रहेगी, इकोनॉमिक एड और मिलिट्री एड जो उन्हीं ने पहले से दी थी, 12 बिलियन और 7 बिलियन और 3.4 और 5 बिलियन डॉलर एनुअल एड। और फिर उसके अलावा अलग अलग सोर्सेस से जो इसराइल से एड जाती है वहाँ के ऊपर, इसराइल के अंदर वो वैसे ही जमी रहेगी, यानी बिजनेस कम्युनिटी की भी, और स्टेट्स जो वहाँ के प्रांत हैं
अमेरिका के वो अलग इनको फंडिंग करते हैं, वो सब करते रहेंगे, टेक्नोलॉजी का भी ट्रांसफर होता रहेगा। तो ये नेतन्याहू जी को लगता है कि ये बेस्ट है। दूसरी बात ये कि ये कह देना खाली के नेतन्याहू को अपने कैरियर की वजह से लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं। इस समय इजराइल की आम जनता चाहती है कि हिजबुल्लाह से निपटा जाए। गाजा के भी वो फिलिस्तीनियों के फेवर में नहीं है कि वहां पे युद्ध विराम हो। वो इस बात पे जोर देते हैं कि आप युद्ध विराम इसलिए कीजिए कि होस्टेजेस को, यानी वहां पे जिन लोगों को हमास ने बंदी बना रखा है, उनको बाहर लाया जा सके। तो कोई सिंपैथी पैलेस्टीनियन या लेबनीज के लिए नजर नहीं आती। तो इसमें नेतन्याहू को पूरी सपोर्ट भी है। फिर इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो बहुत फार राइट है। अब पता नहीं कब फार राइट होती है, कब कब कौन सी लिबरल होती है। पॉलिसी में तो कोई बदलाव दिखता नहीं। 82 में शेरॉन की भी यही पॉलिसी थी जो इनकी इस समय है, जब उन्हीं ने लेबनान के अंदर जो कुछ भी हुआ था, हम सब जानते हैं, हिस्ट्री है, उस पर इनकी बात करें। तो बाइडेन इनको लगातार सपोर्ट देते रहते हैं। और ये भी है कि इन्हीं ने कहा है कि ये कहते हैं कि इजराइल को युद्ध विराम की बात तो करते हैं, मगर साथ में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ये कहता है कि इजराइल को इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने का भी स्वयं इख्तियार है, यानी उस डिसीजन में हम इंटरफियर नहीं करेंगे। उनका डिसीजन लेबनान में वहां पे जाना है, तो हमारा काम जो होगा अमेरिका का, बेसिकली उनका कहने का मतलब ये, हम इजराइल को प्रोटेक्शन देते रहेंगे। उसके लिए उन्हीं ने चारों तरफ सेनाएं लगा दी हैं। 40,000 पहले से हैं और नए पहुंच रहे हैं। युद्धपोत और मोस्ट सोफिस्टिकेटेड वेपन सिस्टम्स वहां पे हैं। फिर उसके अलावा डिफेंस मिसाइल जो सिस्टम्स हैं उनको भी इंस्टॉल कर दिया गया, पैट्रियट और थर्ड जैसे। और फिर उसके अलावा F-35 बॉम्बर जेट्स और F-16, ये सब वहां पे मौजूद हैं पहले से, और भी अब आने वाले समय में आएंगे। ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इतना कर दिया है। और दूसरी तरफ ये भी है कि इनका ये भी कहना है कि हम लोग जो हैं, अब इलेक्शन ईयर है, इलेक्शन की कैंपेन चल रही है। साथ में बाइडेन साहब ये भी कहते हैं कि बेस्ट ये होगा कि बातचीत से मसले हल हो, यानी सीज फायर होना चाहिए। साथ में ये भी कहते हैं, और वो ये भी कहते हैं कि हमें, प्रेसिडेंट बाइडेन कहना ये कि उन्हें काफी चिंता है जो सिविलियन लोग मर रहे हैं, इनके मरने में कमी होनी चाहिए। लेकिन वीपन सप्लाई जो है वो उसी तरह से जारी है। और वो हैवी बड़े वीपन 500 क्या कहते हैं पाउंड के बम या 2000 पाउंड के बम और बंकर बस्टर बॉम्ब्स और हर तरह के बॉम्ब्स जितने हैं, कितने 1 दर्जन टाइप के, वो सब बड़ी मात्रा में अमेरिका इजराइल को दे रहा है, सप्लाई कर रहा है। लेकिन चिंता ये भी है कि सिविलियन मर रहे हैं और इन्हीं बॉम्ब से गाजा के अंदर और इधर साउथ लेबनान में लड़ाई भी चल रही, तो सारे अमेरिकन वीपन के हिसाब से। और ये भी है कि अब इस तरह से इलेक्शन कैंपेन दोनों की तरफ से चल रही। कमला हैरिस भी इसी तरह की बात करती है। देखिए, अमेरिका में कोई भी प्रेसिडेंट होगा वो इजराइल को सपोर्ट करेगा, चाहे जो बात भी करे। अभी ऐसा समय नहीं आया है कि, हालांकि वहां की आम जनता में एक बड़ा सेक्शन जो है वो इजराइल की इस युद्ध के खिलाफ हो चुका है। इसलिए वो बार बार स्टेटमेंट एक लाइन का दे देते हैं कि युद्ध विराम होना चाहिए, और एक प्रपोजल भी दे देते हैं सीज फायर का। इजराइल उसको रिजेक्ट कर देता है, या उसमें अगर हमास मान जाती है तो नए अमेंडमेंट्स लगा देता है। तो इस तरीके से युद्ध विराम हो भी नहीं पाता। लेकिन इतनी किसी में जरूरत नहीं है कि इजराइल के ऊपर प्रेशर, इसी के अमेरिका जरा भी प्रेशर डालेगा तो ये जंग नहीं हो सकती। ये सारे वीपन अमेरिकन है, सारे सिस्टम्स वहां पे अमेरिकन है उनके पास जो यूज कर रहे हैं, और जो उनके भी हैं इजराइल के भी, उसमें काफी बड़ा कंपोनेंट जो होता है वो अमेरिकन टेक्नोलॉजी का होता है। उसको भी अमेरिका रोक लगा सकती है, मगर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसा नहीं किया है और ना आने वाले समय में करेंगे। और ये भी है कि अब तो अमेरिका के अंदर इजराइल को बाई पार्टीजन सपोर्ट,
यानी वहां पे दो बड़ी पार्टीज हैं, उन्हीं में से प्रेसिडेंट और सेनेटर्स होते हैं, कांग्रेसमैन होते हैं, यानी वहाँ के एमपी एमएलए आप समझ लिया, पर हाउस और लोअर हाउस समझ लीजिए, इस तरह से इन्हीं दो पॉलिटिकल पार्टीज से होते हैं। इन दोनों की सपोर्ट इजराइल को हासिल है, दोनों आगे बढ़ बढ़ के मदद करते हैं इजराइल की। ट्रंप ने भी कहा है कि वो भी पूरी तरीके से इजराइल की सपोर्ट करेंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप को तो यहां तक नेतन्याहू ने डिक्लेयर किया था कि दैट ही वाज वन ऑफ द मोस्ट president and the best friend of Israel has ever had in the history of White House। यानी व्हाइट हाउस की जो जहाँ प्रेसिडेंट रहता है उसकी इतिहास में इतना फ्रेंडली प्रेसिडेंट कभी हिस्ट्री के इतिहास में आया ही नहीं जितने कि प्रेसिडेंट ट्रंप। और नेतन्याहू भी चाहते हैं कि ये युद्ध किसी सूरत से चलता रहे और ट्रंप इलेक्शन जीत जाएंगे तो फिर वो जो जी चाहेगा करेंगे। ये तो रही इनकी बात। अब ये है कि इनका ट्रंप साहब के बारे में जरा सा बात कर ली। जब ये 4 साल के लिए प्रेसिडेंट बने थे, उस पीरियड में इन्हीं ने क्या किया, इन्हीं ने कह दिया कि जितने भी सेटलमेंट ऑक्युपाइड टेरिटरीज में चल रहे हैं वो इलीगल ही नहीं है, जबकि अंतरराष्ट्रीय नियमों के हिसाब से वो इलीगल है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उनको डिक्लेयर किया है अभी कि वो सब इलीगल है, इजराइल को से खाली करना पड़ेगा। अल्टीमेटली जो यूएन रेजोल्यूशंस हैं उनको मानना पड़ेगा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन भी यही मानते हैं। स्वयं अमेरिका भी यही कहता है कि उसका भी विश्वास है टू स्टेट सोल्यूशन पे। ये दोनों टू स्टेट सोल्यूशन की बात करते हैं मगर इतना दबाव नहीं डालते कि इजराइल विड्रॉ करे, बल्कि इजराइल का जो प्लान है, बेसिक प्लान, तो वहां पे उनको ग्रेटर इजराइल बनाने का, यानी हमस से गाजा को छीन लो, वेस्ट बैंक से पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, इन सबको बाहर निकालो, जनता को भी निकालो, गाजा को भी निकालो, ढकेलो, वेस्ट बैंक वालों को भेज दो जॉर्डन में और गाजा वालों को इजराइल वहां से निकाल के गाजा से वहां सेटल कर दो इजिप्ट के सिनाई डेजर्ट में कोई नया टाउन बना के। तो इस तरह की अलग अलग बातें सुनने को आती और लगातार सेटलमेंट एक्टिविटी वहां पे चल रही है और उसका पैसा भी काफी हद तक अमेरिकन से जो जूइश ऑर्गेनाइजेशन है वो रेस करती है और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज भी जो ज्यूज की हैं वो फंडिंग भी करते हैं। उन्हीं ने ये भी कह दिया था प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने कि गोलान हाइट्स जो है वो इजराइल की है, इजराइल का एक पार्ट है। ये भी सीरिया से उन्हीं ने ऑक्युपाई की थी, इसको भी इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से ये भी अंडर ऑक्युपाई है और इजराइल को कभी न कभी खाली करके सीरिया को देना पड़ेगा। ठीक है, अभी उनके पास शक्ति बहुत है, वो जो जी चाहे कर ले, लेकिन ये हमेशा इलीगल रहेगी यूएन रेजोल्यूशन के तहत से। बहुत सुंदर एरिया है, वहां पे बड़ी संख्या में टूरिस्ट भी आते हैं इन पहाड़ियों पे। उन्हीं ने एक और काम किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने, जो यूएस एम्बेसी थी, अमेरिकन एम्बेसी इजराइल में टेल अवीव में थी, उसको शिफ्ट किया जेरूसलम, क्योंकि ज्यादातर देश इसके खिलाफ, जैसे कि ईस्ट जेरूसलम भी ऑक्युपाइड टेरिटरी है जिसके ऊपर उनका कब्जा इलीगल है अंतरराष्ट्रीय। पीएलओ का ऑफिस भी उन्हीं ने क्लोज कर दिया वाशिंगटन में। कहा गया जब पैलेस्टाइन अथॉरिटी 1995 में बन गई तो इसकी क्या जरूरत है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि ये दोनों जो है ये किस तरीके से इजराइल के समर्थन में है, इनमें एक रेस है कि कौन ज्यादा सपोर्ट करता है। और खासतौर से इस समय जब इलेक्शन ईयर है, ज्यूश वोट बहुत मैटर करते हैं अमेरिका के नंबर बहुत है, खासतौर से न्यूयॉर्क और कुछ स्टेट्स में। उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इनका कंट्रोल जो है वहाँ की मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन, इसमें काफी है, पढ़ी लिखी कम्युनिटी है और इन सब जगहों पे वो बड़ी बड़ी पोजीशंस पे। उन भले भी कोई मालिक कोई भी हो मगर कंट्रोल ही नहीं कर सकता। फिर उसके बाद ये भी है कि इनकी जो बिजनेस हाउसेज है वो बहुत बड़े हैं। ब्लैक रॉक जैसी कंपनी है जो कि जूइश कम्युनिटी ओन करती है, जूइश, उसका अकेला जो
टर्नओवर है, असेट्स हैं उसके पास, वो $10 ट्रिलियन के। आप इमेजिन लगा सकते हैं कि कितनी, इतनी जीडीपी तो पूरे मेरा ख्याल है अरब देश की भी नहीं है, ये 3 की अकेली एक कंपनी की है। इस तरह की उनके पास ऐसी बहुत से बैंक्स हैं और बहुत से ऐसे छोटे बड़े हर तरह के। तो ये है इनको सपोर्ट का, इनका सपोर्ट दोनों एक दूसरे से। तो अमेरिकन इलेक्शन में ये जो कंपनीज हैं जूश, इनके जो बैंक्स हैं और बिजनेसेस हैं, वहां से बड़ी बहुत फंडिंग मिलती है प्रेसिडेंट इलेक्शन में। दोनों कैंडिडेट्स को वो देते हैं और एक को ज्यादा मिल जाती है। तो वो उसके एडवर्टीजमेंट खर्चा बहुत होता है, $1 बिलियन का एक्सपेंडिचर होता है वहाँ के इलेक्शन में, साल भर तक चलता है। इनका मीडिया की भी सपोर्ट होनी चाहिए और इनके जर्नलिस्ट हैं तमाम उसके अंदर, दूसरे चैनल्स में भी। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये देखना है कि आने वाले समय में क्या कोई चेंज होगा, इसलिए क्या आम जनता जो है अमेरिका की, उसका एक बड़ा सेक्शन जो है वो लगातार डिमॉन्स्ट्रेशंस कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है इजराइल के खिलाफ, और वो सीज फायर नाउ यानी फौरन सीज फायर होना चाहिए उसकी बात कर रहा है। हर वीकेंड पे बड़े डिमॉन्स्ट्रेशंस होते हैं यूरोप में, अमेरिका के बहुत शहरों में, और पब्लिक ओपिनियन काफी तेजी से बदलती हुई नजर आती है। लेकिन यह है कि अभी बड़ी संख्या में इजराइल के ही समर्थक होंगे, ये कहा जाता है। लेकिन इसके चलते हुए डेमोक्रेटिक पार्टी में कंफ्यूजन है और क्राइसिस है, इसलिए कि डेमोक्रेटिक पार्टी के बहुत से जो मेन वोटर हैं और प्रमोट करने वाले हैं पब्लिक के बीच में, वो यही लोग हैं जो इस समय इजराइल के खिलाफ हो गए हैं और फिलिस्तीन में अमन शांति की बात कर रहे हैं। वहाँ के ऊपर कि आज़ादी उनको मिलनी चाहिए, इजराइल को विड्रॉ करना चाहिए। इसलिए बाइडेन को जब भी प्रेसिडेंट बाइडेन जब भी स्टेटमेंट देते हैं तो वो बहुत कॉशियस होकर देते हैं। वो ये जरूर कहते हैं कि इजराइल हैज द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, उसको पूरा हक है अपने को बचाने का, मगर साथ में ये भी कह देते हैं कि सीज फायर होना चाहिए, अमन शांति से बात करनी चाहिए। अब ये देखना है ये लोग धीरे धीरे, क्या ये जंग अगर बढ़ के जाती है तो ईरान तक भी जा सकती है और उसके पूरे चांसेस हैं। ओबामा जी जो ट्रम्प से पहले प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ईरान न्यूक्लियर डील साइन कर ली थी, और इस डील में यह तय हुआ था कि आप न्यूक्लियर इनरिचमेंट जो है उसको नीचे ले आएंगे, काफी नीचे तक ले आएंगे, ताकि किसी को कोई शुबह ना हो कि आप बम बनाने जा रहे हैं। और उसके बदले में जो सैंक्शंस उनके ऊपर लगे हुए थे बहुत सख्ती से, वो अमेरिका विड्रॉ करेगा और इनको हक होगा अपने पैसे भी जो इनके अमेरिका और दूसरी यूरोपियन देशों में वहां से विड्रॉ कर सके। ये हो तो गया, मगर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने इसको अपनी प्रेसिडेंसी में इसको विड्रॉ कर लिया और उन्होंने यही कह दिया कि ये अमेरिका की हिस्ट्री की ये सबसे खराब डील थी। तो ये कह के उन्होंने इसको विड्रॉ किया और उन्होंने 2018 में उन्होंने ये डील को विड्रॉ किया। विड्रॉ करने के बाद पहले से ज्यादा सख्त सैंक्शंस लगा दिए। इतने सैंक्शन के किसी भी कंट्री दूसरी होती तो वो टूट जाती, लेकिन ये है कि ईरान में नेशनलिज्म बहुत है, इसलिए वो यूनाइटेड नजर आते हैं काफी हद तक। अपोजिशन भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब पे रिजीम के फेवर में खासा बड़ा सेक्शन, मगर ईरानी जो है वो ये नहीं चाहते कि इस रिजीम को हटा के कोई प्रो अमेरिकन रिजीम वहाँ पे आ जाए दोबारा से, क्योंकि उनका बड़ा बिटर एक्सपीरियंस है। जब मुसद्दिक पावर में आए थे, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उसको दोबारा अमेरिका ने किस तरीके से वहाँ पे खूब ऑर्गेनाइज किया और दोबारा सत्ता में शाफ ईरान को लिया है। उसके बाद आने के बाद ईरान ने इतनी सख्त हुकूमत कायम की, इतना जबरदस्त पहरा था लोगों के ऊपर जिसकी कोई इंतहा नहीं, और इतना टॉर्चर किया है उन्होंने लोगों को, लाखों लोगों को, और बहुत से लोग तो जेल में मरे भी हैं उनके पीरियड। मोस्ट अप्रेसिव रिजीम इसे कहना चाहिए, सबसे बड़ी तानाशाही बन के वो मर चुके थे। वो लोग, आम जनता ये नहीं चाहती कि दोबारा से प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट आए और वो फिर इस तरह की पॉलिसी ले जैसा शाह काफी ईरान ने लिया। तो वो ये
न्यूक्लियर डील के बारे में उनके सख्त खिलाफ है। उन्हीं ने इसको विड्रॉ भी कर लिया वहां से, उस डील से 18 में वापस आ गए। ये जो वो अब बार बार ये बात कह रहे हैं कि वो सत्ता में आएंगे तो जंग खत्म हो जाएगी, यानी पूरी तरीके से इजराइल का खुल के मदद करेंगे, और वो इजराइल अरबों के खिलाफ यानी फिलिस्तीनियों के खिलाफ वो सख्त से सख्त मदद करने पे तैयार है। वेपन सिस्टम हो, पैसा हो, कौड़ी हो, हर तरीके से वो कह रहे हैं कि वो सपोर्ट करेंगे। अब ये जो है यानी इकोनॉमिक एड और मिलिट्री सपोर्ट ये उनको और बढ़ाएंगे और वो चलती रहेगी। ये कंपटीशन देखना ये कब तक चलता है। युद्ध ऐसा लगता है कि ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा और ये पहुंच जाएगा ईरान तक, और लगता ये है कि अमेरिका ने इसी तरह की तैयारियां भी की हैं जिस तरीके से मिलिट्री डिप्लॉयमेंट। ये एक बड़ी मुश्किल दौर से वेस्ट एशिया में लोग गुजर रहे हैं, और मेरा मानना तो ये है कि जिस तरीके से मूव हो रही है फिलहाल वो इसी बात का इशारा करती है कि ये युद्ध ईरान तक जाएगा, जल्दी या बाद में, कुछ समय बाद हो सकता है इसको लग जाए, और वहां पे अगर जाता है तो बहुत भयानक युद्ध होगा। इसराइल काफी सशस्त्र है अपने हिसाब से, और वो उनको क्षति भी पहुंचा सकता है। इसराइल अमेरिकन ट्रूप्स जो उस क्षेत्र में है या ऑयल की सप्लाई को भी डिस्टर्ब कर सकता है। उसके साथ मिलके हिजबुल्लाह, हमास या हूती के साथ मिलके और एक नया मुसीबत भी खड़ी कर सकता है। पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे उसका असर भी पड़ सकता है अगर ऐसा होता है। अमेरिका ने अपने ट्रूप्स डिप्लॉय किए हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा वो नहीं होने देंगे। क्या होगा ये तो समय बताएगा। आज के इस पॉडकास्ट में इतना ही। हम जल्दी आपके सामने एक नया पॉडकास्ट लेके आए। हम आपके आभारी हैं, अपने समय निकाल के इसको देखा। अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यही नहीं बल्कि हमारे चैनल को भी प्रमोट कीजिए। हम आपके आभारी हैं। आपका